सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इंशाअल्लाह। एक औरत का सवाल है जी, वो फरमाती हैं कि मेरे शोहर वफात पा चुके हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं है और मुझे वरासत से मुतल्लिक मालूमात दरकार हैं। क्रिटिकल है। वो कहती हैं कि मेरे शोहर के वालिदैन भी फौत हो चुके हैं और मेरे शोहर के 2 भाई और 1 बहन, वो तमाम भी उनकी ज़िंदगी में ही फौत हो चुके हैं। अलबत्ता 1 भांजा और 3 भांजियाँ जो हैं वो ज़िंदा हैं। इसी तरह 2 भतीजियाँ और 4 भतीजे भी हैं। मेरे शौहर ने जो मकान, ज़मीन और घर का सामान छोड़ा है उसे कैसे तकसीम किया जाए? और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि क्या इसके अंदर एसी, फर्नीचर वगैरह भी तकसीम होंगे? मेरे शौहर के ज़िम्मा कुछ ज़कात की अदायगी भी बाकी है और कुछ कर्ज भी है। मेहरबानी फरमा के इसके हवाले से मेरी रहनुमाई फरमा दें। ये इतना सिंपल मामला नहीं है कि फौरन एक केस को कंसिडर करके आपको विरासत की पूरी डॉक्ट्राइन समझा दी जाए। मोटी सी बात समझ लें, विरासत के ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर दिया है, मसला नंबर 22, जिसमें मैंने फिजिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया मैथमेटिकली कि अगर ये केस हो तो विरासत इस तरह तकसीम होगी, ये हो तो इस तरह। सूरह निसा का दूसरा रुकू आप पढ़ लें, वो मैंने पूरा रुकू उसमें कवर किया था। इसमें मोटा उसूल विरासत की तकसीम के लिए आप समझ लें, मोटा उसूल ये है कि जो माँ बाप का और बीवी का हिस्सा है ना, वो पूरे माल में से तकसीम होता है। माँ बाप को 1/6 मिलता है, 1/6 माँ को, 1/6 बाप को। ये पूरे माल में से जो भी उसने छोड़ा उसकी आप वैल्यू लगवाएंगे। ये अब आपका सोशल प्रॉब्लम है। मैंने नहीं कहना कि किस प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू मकान बेचो, मुझे आप मोटा मोटा फिगर बताएं जी, मकान की ये कीमत लगी है अल्टीमेटली 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया, और जनाब 10 लाख की जमीन है। मैं मोटा मोटा फिगर की बात करूंगा। सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि ये वाला मकान छोटे वाला बेटा ले ले, वो वाला बड़ा, उनकी कीमत ही बराबर नहीं होगी। लिक्विडेट करना पड़ेगा, उसे माल की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो आप सपोज कर लें कि आप माल की फॉर्म में ले आए, उसकी वर्थ, वो एक डिजिट आपके पास आ गया। उस डिजिट को आप पहले 6 से तकसीम करें, तो जो रकम आए वो रकम मां को दें और उतनी ही बाप को। लेकिन इस केस में नहीं देंगे, मां बाप फौत है। फिर वो जो पूरी रकम थी पहले ऑलरेडी बनी हुई, जिसको 6 पे डिवाइड किया था, उसी को 8 पे डिवाइड करना है। बाकी वाली रकम को नहीं, पूरी की पूरी रकम को 8 पे डिवाइड करना है। 8 पे डिवाइड करके जो हिस्सा आएगा ना, वो बीवियों में तकसीम होना है। 2 बीवियां हैं तो 2 में ही तकसीम हो जाएगी। ये नहीं है कि एक बीवी को भी 1/8 मिलेगा, दूसरी को भी 1/8, नहीं। 1/8 जो निकल आया, 3 बीवी हैं तो 3 हिस्सों में वो कन्वर्ट हो जाएगा। 2 है तो 2 में, अगर 1 है तो 1 मिल जाएगा। ये एक मोटा मोटा फार्मूला है। और अब जो बाकी रकम है ना, अब 1 करोड़ अगर रकम थी, सपोज 1/6 की जो वर्थ बनी या 1/8 की जो वर्थ बनी, ये सारी जमा करके उस 1 करोड़ में से माइनस करें, और अब जो बाकी रकम बच गई है ना, वो रकम वो है जो अब औलाद में तकसीम होनी है। औलाद की, बहन भाइयों की तकसीम पूरे माल में से नहीं होती, बच जाने वाले माल में से होती है। और इस बच जाने वाले माल में भी आपने पहले जो कर्जा है मैयत के में वो निकालना है। ठीक है, ज़ाहिर है वो कर्जा निकाल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मी मजलिस में अजान का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हम बाद में अजान का जवाब वाला मामला कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन रुकती है। इवन नमाज जमा करने की जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है ना, 1629 ऑनवर्ड, वो भी इल्मी मजलिस के लिए। यानी इतनी इंपॉर्टेंस है इल्मी मजलिस की। तो वो टोटल जो माल है उसमें से माँ बाप और ये सब कुछ निकालने के बाद, अब वो ज़कात कह रही है, तो ज़कात भी टोटल माल से निकाल के जो कुछ होगा वही टोटल माल होगा, उसी का 1/8 करेंगे। यानी टोटल माल में से आपने कर्जा भी उतार दिया, ज़कात भी दे दी, अब जो बाकी बचा वो असल में उसका की वरासत है। वो तकसीम होगी 6 के ऊपर, जो रकम आए उतनी माँ को, उतनी बाप को, 1/6 अलग अलग। और आप देखें कि माँ बाप का हिस्सा बीवी से ज्यादा है, और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह को बेहतर पता है किसको कितना देना है, इस पर कोई इतराज नहीं कर सकता। और आप देखें विरासत के कवानीन हदीस में नहीं छोड़े के कुरान में आए हैं, नमाज का तरीका कुरान में नहीं आया, लेकिन यहां पे लोग अपनी बच्चियों को विरासत से महरूम कर देते हैं, भाई अपनी बहनों को विरासत से महरूम कर देते हैं, और माशाल्लाह दाढ़ियों वाले भी करते हैं, आजी नमाजी भी करते हैं। वो कहते हैं चलो तहज्जुद के 2 नफल फालतू पढ़ लेंगे, ये माफ हो जाएगा ना। जो लोग यतीमों का माल नाहक खा रहे हैं, वो अपने पेटों में दोजख की आग भर रहे हैं, और ये आग क़यामत वाले दिन डॉर्मेंट पोजीशन से एक्टिव में आ जाएगी। दुनिया में डॉर्मेंट है,
दुनिया में आप अंगारा रखेंगे तो जुबान जलेगी, हराम खाने से नहीं जलती। और क़यामत वाले दिन यही माल जो है ना आपके और मुसल्लत हो जाएगा। बुखारी मुस्लिम में आता है सांप की शक्ल में मुसल्लत कर दिया जाएगा, गंजे सांप की शक्ल में। ठीक है, कुरान हकीम में है सोना चांदी जो जोड़ते हैं सूरह तौबा में, उसकी ज़कात नहीं देते हैं, उनकी पीठों पर, पहलुओं पर, माथों पर ये गर्म करके जो चस्पा किया जाएगा, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये हो गया जी। अब जो बाकी माल बचेगा ना, तो अब आपने देखना है औलाद कितनी है। सपोज कर लेते हैं 3 बेटे हैं और 2 बेटियां, तो चूंकि बेटों का हिस्सा डबल होता है, तो आप समझ लें कि वो 3 बेटे नहीं हैं, बल्कि वो 6 हो गए और 2 बेटियां 8 हो गई। तो 8 पे बाकी रकम को तकसीम करें, जो रकम आए वो बेटी को दे दें, 2 बेटियों को उतनी रकम दें और बेटों को डबल डबल उसके रकम दे दें। ये कैलकुलेशन के लिए आसानी बता रहा हूं, अगर आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं वो भी करें, ये मैथमेटिकल इशू है। बाकी रकम है ना वो इस तरह तकसीम होनी है कि बेटों को 2 हिस्से और बेटियों को 1। ये जो हमारी इस्लामी बहन का सवाल है, इसमें तो वो कह रहे हैं माँ बाप भी फौत हुए हुए और इनके शोहर के जो बहन भाई हैं वो उनकी जिंदगी में फौत हो चुके, तो जाहिर है कि वो बहन भाइयों में तो हिस्सा तकसीम नहीं होगा। ये भी याद रखें, जिसकी औलाद नरीना हो उसके बहन भाइयों को विरासत नहीं मिलती, और जिसकी औलाद नरीना ना हो, यानी कोई बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो, फिर विरासत उसके बहन भाइयों में भी जाती है। तो अब इनकी 3 बेटियां, तो इनकी जो शोहर हैं उनके बहन भाइयों में भी जदाद जाएगी, लेकिन वहां यह कि बहन भाई तो पहले फौत हो चुके हैं, तो वो वैसे ही हकदार नहीं रहे, क्योंकि वो उनकी जिंदगी में फौत हुए हैं और विरासत मरने के बाद तकसीम होती है। जो पहले ही फौत हो गया वह, तो वो ये तो नहीं वो अपने से बाद में फौत होने वाले की विरासत वो ले रहा होगा, तो वो तो नहीं मिलेगी। कुरान ये कहता है कि जिसकी 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों सूरह निसा के अंदर, तो उन बेटियों में 2/3 माल तकसीम होगा, 2/3 माल। लेकिन किसके बाद? माँ बाप, बीवी, यानी ये अपना 1/8 ले लें, माँ बाप तो फौत हुए में, 1/8 ये टोटल रकम का लें आफ्टर ज़कात और कर्ज उतारने के। उसके बाद जो रकम बच जाए ना, उसके 3 हिस्से करें, उसमें से 2/3 हिस्सा 3 बेटियों में बराबर बराबर तकसीम करें, और जो 1/3 बच गया ना, वो असल में जाना था इनके खामंद के बहन भाइयों को, अगर वो जिंदा होते। और वो तकसीम किस तरह होना था? उसी रूल के मुताबिक जो कुरान में है कि भाइयों को 2 हिस्से, उस 1/3 में से 2 हिस्से भाइयों को मिलने थे और बहनों को 1। इनके केस में तो फौत हो चुके हैं, तो इनके केस में अब वो 1/3 कहां जाएगा, उसकी डिटेल कुरान में नहीं आई है, वो बुखारी मुस्लिम में आई है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि जब जदाद विरासत तकसीम हो जाए तो जो बाकी माल बचेगा उसका हकदार उसके करीबी मर्द, भांजा या भतीजा होंगे। ठीक है, तो इस केस में इनकी भांजियों को वो नहीं मिलेगा, सिर्फ भतीजों और भांजों को मिलेगा। इस वजह से नहीं कि उनके मां बाप का हिस्सा है, उनके मां बाप का हिस्सा तो मिलना ही नहीं, क्योंकि वो तो उनकी जिंदगी में। इस वजह से कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब माल बचेगा तो उसका सबसे करीबी हकदार भतीजा और भांजा, यानी मेल, फीमेल को नहीं। वो जरा मेल नहीं निजाम चलाना होता है, फीमेल को तो अपने बाप से भी जदाद मिलती है, उधर शोहर से भी मिलती है, हर जगह से मिल रही होती है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मेल को डोमिनेट इस हवाले से किया। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि भांजा और भतीजा खानदान में शुमार होता है विरासत के एतबार से। तो अगर ये इनके भांजे और भतीजों, इनके जो खावंद के भांजे और भतीजों के माँ बाप, यानी इनके बाप या माँ जिंदा होती, तो फिर उनको मिलना था, और वो उस रूल पे 2-1 के रूल से। लेकिन अब चाहे उनकी सिस्टर है चाहे उनका भाई है, दोनों को कुछ जदाद में से मिलना। हाँ, उनकी औलाद को बुखारी मुस्लिम के रूल से जो मेल मेंबर्स हैं उनमें तकसीम होगा। तो जो 1/3 माल है ना, वो जितने भतीजे और भांजे हैं ना, फीमेल्स को छोड़ के मेल्स, उनमें तकसीम करते हैं। बाकी रह गया घर के लिए, घर के लिए जो सामान आता है ज़ाहिर वो भी तकसीम होगा। अगरचे ये सही है कि एयर कंडीशन किसी ने लगाया, अपने बीवी बच्चों के लिए लगाया है, लेकिन उसके मरने के बाद एयर कंडीशन मालिक तो है ना उसका कोई। जैसे बीवी ने जो जेवर पहना हुआ है उसको तो क्लेम कर सकती है मैं मालिक हूं, कोई मुझे गिफ्ट मिला है। जो तरका छोड़ा है गाड़ी की शक्ल में, मोटर बाइक की शक्ल में, प्लॉट की शक्ल में,
उसको तो तरका शुमार कर रहे हैं, तो घर का जो सामान है वो भी तरका शुमार होगा, इल्ला ये कि जो बीवी की मलकियत है, जहेज है, या उसको गिफ्ट किया है। इसलिए अगर आपके खामद आपको एसी लगवा के देना तो अपनी जिंदगी में गिफ्ट करवा लिया करें, फिर विरासत नहीं होगी वो। अब तो चूल्हा भी अगर नहीं है तो ज़ाहिर चूल्हे की भी कीमत लगे। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यानी इस तरह के केसेस में बाज़ का ये होता है, वो औरतें बेचारी उसी मकान में रह रही होती हैं, अब वो कहती हैं मकान बेच दिया तो हम कहाँ जाके रहेंगी, क्योंकि वो मकान होता है 3 मरले का, 3 मरले को 3 फैमिलियाँ शेयर कर रही होती हैं, तो उनका सेन भी यकसा हो जाता है, छत भी यकसा हो जाता है, गुजारा हो जाता है। लेकिन जब वो 3 बंदों में होगा तो एक एक मरले का मकान तो नहीं मिलता, वो तीनों अपना अपना हिस्सा ले ले तो अपना अपना मकान फिर किरायों पर शिफ्ट होंगे, अब इनका कोई कमाने वाला भी नहीं। तो इसमें फिर यही करना चाहिए कि अल्लाह से डरे, हुस्न सलूक करें अपने रिश्तेदारों के साथ जो गरीब लोग हैं। और हमने देखा है कि कई लोग हैं वो लाखों की जायदाद से दस्तबरदार हो जाते हैं अपने गरीब बहन भाइयों के लिए। और मैंने तो ऐसे